नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। किसानों द्वारा 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाले जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने देनी है या नहीं, यह तय करना पुलिस का है काम। हालांकि इस मामले में बुधवार को फिर से होगी सुनवाई। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी है खरीफ सीजन में एमएसपी पर खरीदी। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी। अलग अलग राज्यों में धान की अभी तक 564.17 लाख मीट्रिक टन से अधिक की खरीदी। अभी तक एमएसपी खरीद से करीब 79.24 लाख किसान हो चुके हैं लाभान्वित। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, किसानों के लिए प्रदेश की कृषि मंडियों में खोले जाएंगे किसान क्लिनिक। किसानों को मिले बेहतर और अच्छा इलाज, इसके लिए किसान क्लिनिक में किसानों को मिलेगा मुफ्त में इलाज। क्लिनिक में बाजार की तुलना में 50% कम दाम पर उपलब्ध होंगी दवाइयां। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के वित्त मंत्रियों के साथ नई दिल्ली में करेंगी बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता। बैठक में आगामी बजट 2021-22 पर होगी चर्चा। और गर्म मौसम में भी अच्छी पैदावार दे सकने वाली गेहूं की किस्म विकसित करने की तैयारी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग गेहूं की ऐसी किस्म विकसित करने में जुटा। दुनिया की 1/3 आबादी की भोजन की जरूरतों को पूरा करने वाले अनाज गेहूं की पैदावार और गुणवत्ता गर्म मौसम के कारण होती है प्रभावित। और खबर विस्तार से। किसानों द्वारा 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाले जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। ट्रैक्टर मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर इसे रोकने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में प्रवेश का सवाल कानून व्यवस्था का विषय है और दिल्ली में कौन आएगा या नहीं, इसे दिल्ली पुलिस को तय करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशासन को क्या करना है क्या नहीं करना है, यह कोर्ट नहीं तय करेगा। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि किसानों की ट्रैक्टर रैली अवैध होगी और इस दौरान दिल्ली में 5000 लोगों के प्रवेश की संभावना है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के बागलकोट में एक रैली के दौरान किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि नए कृषि कानून से किसानों को लाभ होगा। नरेंद्र मोदी सरकार सात अर्थ में किसानों को समर्पित सरकार है और 3 नए जो अध्यादेश और कानून लेकर मोदी सरकार आई है, कर्नाटक सरकार ने भी ये कानूनों को पारित किया है। मैं श्री येदियुरप्पा जी को बधाई देना चाहता हूं कि इससे किसानों की आय अनेक गुना बढ़ने वाली। अब कोई किसान मजबूर नहीं है कि एक ही जगह पे अपना उपज बेचे। अपने क्रॉप को वो ग्लोबल और पूरे भारतवर्ष के मार्केट में बेच सकता है। और 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का जो लक्ष्य है सरकार ने निर्धारित कर रखा है। लेकिन किसानों के लिए ज़रूरी है कि वो खेती के साथ साथ जो छोटे उद्योग हैं, खेती से जुड़े जो उद्योग हैं, चाहे वो मत्स्य पालन हो, चाहे मधुमक्खी पालन हो या फिर टिम्बर फार्मिंग, जिसको जो खेत के मेड़ों के किनारे जो लोग पेड़ लगा के किसान उससे आय बढ़ा सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि अब किसान थोड़ा सा जागरूक हो। तो एक ऐसी आपको कहानी दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की, जहां कुछ युवा किसान जो मत्स्य संपदा योजना का लाभ उठाकर अपनी आय को बेहतर कर रहे हैं। पेश है खास रिपोर्ट। किसान की आय दोगुनी हो, इसके लिए जरूरी है कि किसान सिर्फ खेती के भरोसे ही न रहे। खेती के साथ साथ मछली पालन, मधुमक्खी पालन या फिर पेड़ों की खेती करके आय बढ़ाए। इसीलिए मछली पालन युवा किसानों के लिए अब पहली पसंद बनता जा रहा है। वैसे मछली पालन का व्यवसाय परंपरागत है। खेती की तुलना में बाराबंकी जिले के किसान मछली पालन कर अपनी आय को 2 से 4 गुना तक आसानी से बढ़ा रहे हैं। प्रदेश भर में मत्स्य पालन विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ अब किसानों को मिल रहा है। मछली पालन के लिए दिए जा रहे 40% से लेकर 60% तक अनुदान से युवा किसानों का रुझान इस व्यवसाय की ओर और बढ़ा है। परंपरागत खेती करते थे जिससे कोई मुनाफा नहीं हो रहा था।
मेहनत ज़्यादा थी, जिसके बाद लोगों से मैं पता चला कि मछली पालन का व्यवसाय जो है आप करेंगे तो आपका अच्छा लाभ होगा। जिसके बाद हम विभाग में पता किए, विभाग से जो है केंद्र सरकार की एक स्कीम चल रही है जिसके तहत जो है हम लोगों को जो है 60% का अनुदान मिलता है सरकार द्वारा, जिसमें हम लोगों का कार्य चालू हुआ और लगभग हमने आधे एकड़ में पहले स्टार्ट किया था और उसके बाद में हमारा अच्छा व्यवसाय चल रहा है। उससे लगभग जो है मुनाफा कई गुना हम लोग कमाए हैं और आगे भी हमने अपना जो प्रोजेक्ट है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकार द्वारा हम लोग जैसे बेरोजगार थे, बेरोजगारों को अगर सरकार ऐसे ही स्कीम में अगर उनको लाभ मिलता रहेगा तो आने वाले जो समय है जो और भी युवा बेरोजगार हैं उनको काफ़ी लाभ होगा, उनको एक रोज। बाराबंकी जिले के किसान सरकारी अनुदान प्राप्त कर बड़े स्तर पर मछली पालन के व्यवसाय से जुड़े हैं। वहीं सरकार इस वित्तीय वर्ष में भी करीब 124 नए आवेदकों को मत्स्य पालन विभाग द्वारा 13 करोड़ 50 लाख का अनुदान दे चुकी है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो किसान जागरूक हैं, वो सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। मत्स्य विकास को लेकर राज्य सरकार काफी मदद कर रही है। बस जरूरत है कि युवा किसान ऐसे ही जागरूक होकर मछली पालन को बढ़ावा दे। मछली पालन बहुत अच्छा व्यवसाय है। बाराबंकी जिले में कई युवा किसान इस व्यवसाय से जुड़कर रोजगार पा चुके हैं। पहले नीली क्रांति के नाम से योजना चलती थी, जिससे करीब 300 से अधिक किसानों ने इस योजना का लाभ लेकर मछली पालन को और आगे बढ़ाया है। अब ये योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा के नाम से चल रही है, जिसमें इस वित्तीय वर्ष में करीब 124 नए आवेदकों को मत्स्य पालन विभाग ने 13 करोड़ 50 लाख रुपए का अनुदान दिया है। मछली पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है जो बेरोजगारी दूर करने में बहुत ही सहायक है। और अभी तक तो हमारे प्रदेश में नीली क्रांति योजना चल रही थी, जिसमें करीब 300 लोगों को रोजगार दिया गया और पिछले वर्ष से इस योजना को परिवर्तित करके प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना नाम दिया गया है, जहां पर इस बार 124 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। बाराबंकी जनपद में करीब 13.5 करोड़ रुपए अनुदान दिया जाना, जिसके लिए शासन स्तर पर कार्यवाही चल रही है और ये धनराशि अपने प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाराबंकी जनपद को मिलने जा रही है। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाओं को 60% तथा शेष अन्य को 40% का अनुदान दिया जाता है। उत्तर भारत में धीरे धीरे मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि आने वाले दिनों में मछली उद्योग को और विस्तार मिल सके। बाराबंकी से सुनील सोनी के साथ संतोष चौधरी की रिपोर्ट, DT न्यूज। तो जो किसान मछली पालन करना चाहते हैं उनके लिए जानना जरूरी है कि जो तालाब का पट्टा है वो कहां से होता है, जो सरकारी अनुदान है वो कैसे मिलता है, तभी वो मछली पालन को और बढ़ावा दे सकते हैं। और ये ज़रूरी भी है कि किसान सिर्फ खेती तक ही ना सिमटा रहे, खेती के साथ साथ वो मछली पालन को भी बढ़ावा दे। तो आइए जानते हैं कि अगर आपको मछली पालन करना है तो आप अपने ब्लॉक में, अपने तहसील, अपने ज़िले में कहाँ जाकर संपर्क कर सकते हैं और कैसे उसका लाभ उठा सकते हैं। मत्स्य पालन हेतु कोई भी इच्छुक व्यक्ति जिसके पास अपना निजी तालाब हो अथवा निजी भूमि या पट्टे का तालाब हो, प्रदेश में किसी भी जिले में मत्स्य पालन की सुविधा जो है वो सीधे तौर पर प्राप्त कर सकता है। इसके साथ साथ जब आय बढ़ाने की बात होती है, जो इच्छुक व्यक्ति जिनके पास अपनी निजी भूमि या तालाब हुआ उस भूमि संबंधी खसरा खतौनी लेकर अपने जनपदीय कार्यालय से संपर्क कर सकता है। पट्टे के तालाब पर मत्स्य पालन हेतु पट्टा निर्गमन प्रमाण पत्र के साथ जनपदीय कार्यालय में भी संपर्क किया जा सकता है, वहां जानकारी इकट्ठा की जा सकती है। विभाग द्वारा क्षेत्रीय मत्स्य विकास अधिकारी अभियंता द्वारा भूमि तालाब का सर्वेक्षण कर एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है। तालाबों, इसके साथ प्रस्तावित तालाबों की भूमि का मृदा जल के नमूनों का परीक्षण विभागीय प्रयोगशाला में बिल्कुल निःशुल्क किया जाता है, किसी प्रकार की राशि नहीं ली जाती। मृदा जल के परीक्षण उपरांत कोई कमी पाई जाती है तो इसका उपचार निदान मत्स्य पालन हेतु इच्छुक व्यक्ति को पूरा बताया जाता है। भूमि तालाब मत्स्य पालन योग्य है तो जनपदीय कार्यालय द्वारा प्रोजेक्ट तैयार कर संस्तुति सहित प्रोजेक्ट बैंक को भेज दिया जाता है। बैंक स्वीकृत प्राप्त होने पर अनुदान की राशि बैंक को भेज दी जाती है, जो आपके सीधे खाते में पहुंच जाती है। इसके साथ साथ मत्स्य पालन की जो तकनीकी जानकारी, मत्स्य पालन हेतु आवश्यक प्रशिक्षण ब्लॉक यानी कि अपने आप तहसील से ले सकते हैं, जिले में भी जा सकते हैं। क्षेत्रीय मत्स्य विकास अधिकारी कार्यालय से आप संपर्क करके मछली पालन की जो जानकारी है, जो तकनीकी जानकारी ले सकते हैं। मत्स्य बीज की आपूर्ति मत्स्य विभाग, मत्स्य विकास निगम द्वारा की जाती है। इच्छुक मत्स्य पालक इनके द्वारा मत्स्य बीज प्राप्त कर सकते हैं। समय समय पर कृषि मेलों, प्रदर्शनियों में विभागीय योजनाओं एवं मत्स्य पालकों को दी जा रही सुविधाओं की भी जानकारी दी जा सकती है, तो आप वहां जाकर भी लाभ उठा सकते हैं। मत्स्य विपणन के विषय में जानकारी संबंधित जनपदीय कार्यालय से सीधे तौर पर प्राप्त की जा सकती है। और जो मछली पालन करने वाले किसान है वो तकनीक की जानकारी रखें, अपने ब्लॉक में जाएं, अपने जो कृषि अधिकारी है, जो मत्स्य अधिकारी, उनसे संपर्क करके योजना को और आगे बढ़ा सकते हैं।
और दुनिया की 1/3 आबादी की भोजन की जरूरतों को पूरा करने वाले अनाज गेहूं की पैदावार और गुणवत्ता गर्म मौसम के कारण बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर विजय गहलोत गेहूं की नई किस्म विकसित करने की तैयारी में है। गेहूं का यह नई किस्म गर्म मौसम में भी अच्छी पैदावार देगा। अनुवांशिक रूप से गेहूं की नई किस्म की संभावनाएं तलाशी जा रही है। यह नया किस्म गर्म मौसम को सह सकेगा, लेकिन इसके डीएनए क्रम में कोई मूल बदलाव अभी नहीं किया जाएगा। पालमपुर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विजय गेहूं की किस्म दाने आने के विभिन्न चरणों के दौरान डीएनए में शोध कर रहे हैं। यह प्राकृतिक रूप से होने वाले एपिजेनेटिक बदलाव को पहचानने में मदद करेगा। डॉक्टर विजय के इस अध्ययन को एपोजेनेमिक जर्नल में हाल ही में प्रकाशित किया गया है। दुनिया की 1/3 आबादी की भोजन की जरूरतों को पूरा करने वाला अनाज है गेहूं की पैदावार और गुणवत्ता गर्म मौसम के कारण बुरी तरीके से लगातार प्रभावित हो रही है, यानी कि उसके जो उत्पादन है वो लगातार इसका उत्पादन घट रहा है। और अब आइए देखते हैं कि किसान कैसे करे टमाटर की खेती और ये टमाटर की खेती करते समय क्या क्या रखें सावधानियां ताकि अपना उत्पादन वो बढ़ा सके। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और अब बात करेंगे देश भर के अलग अलग राज्यों में एमएसपी पर जो खरीफ की फसल खरीदी जा रही है वो कैसी कितनी खरीदी जा रही है। अलग अलग राज्यों में इस समय जो खरीफ की फसल है उसकी खरीदी जारी है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय प्रतिदिन आंकड़ा जारी करता है कि एमएसपी से जो खरीफ की फसल है वो कितनी अलग अलग राज्यों में खरीदी जा रही है। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद लगातार की जा रही है। किसानों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीदी अलग अलग राज्यों में जारी है। वहां किसानों का जो पैसा है सीधे उनके खाते में भी पहुंचाया जा रहा है। अगर हम राज्यों की बात करें तो पंजाब है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु के साथ साथ जो दूसरे राज्य हैं उसमें चंडीगढ़ है, जम्मू और कश्मीर है, केरल है, गुजरात, आंध्र प्रदेश में खरीदी की जा रही है। इसके साथ साथ जो खरीफ की फसल है उसकी खरीदी चल रही है। इसमें इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है। यहाँ पर जो धान की खेती करने वाले किसान उनकी जो अनाज है उनका खरीदा जा रहा है। झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों में भी सुचारू रूप से खरीफ की एमएसपी पर खरीदी की जा रही है। अभी तक 564.17 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है। पिछले वर्ष की समान अवधि के 450.42 लाख मीट्रिक टन की खरीद की तुलना में 25.25% अधिक खरीदी की गई है। 564.17 लाख मीट्रिक टन की खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है। वर्तमान जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 10 करोड़ 6,516.31 करोड़ रुपए मूल्य धान की खरीदी की गई है। इस एमएसपी खरीद से लगभग 79.24 लाख किसान सीधे तरीके से उन्हें लाभ पहुंचा है, लाभान्वित हुए हैं।
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में कोपरा यानी कि जो 12 मासी फसलें हुए हैं उसमें 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीदी को भी मंजूरी दी गई है। दाल तिलहन के 2.50 लाख मीट्रिक टन की खरीदी को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इससे भी किसानों को सीधे तौर पर लाभ होगा। 1613.88 करोड़ रुपए की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की भी खरीदी की जा रही है। कई राज्यों में एमएसपी के तहत कपास की खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है, यानी कि कपास के जो किसान उनको सीधे तौर पर लाभ पहुंचाया जा रहा है। अब आज तक की बात करें तो लगभग 84,80,298 कपास की गांठें खरीदी गई हैं, जिनका मूल्य 2,04,880.27 लाख है। कपास की खरीद से 17,27,575 किसान जो हैं वो सीधे तौर पर प्रभावित हुए, यानी कि देश भर के अलग अलग राज्यों में जो खरीफ की फसल है, चाहे हम धान की बात करें या दलहन तिलहन की बात करें या कपास की बात करें, वो एमएसपी पर खरीदी जा रही है। और अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए किसान समाचार। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। उत्तर भारत में नीम। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और हम बात करेंगे एक ऐसी फसल की जो जिससे किसान उसको उत्पादित करके अपनी आय बढ़ा सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि खेतों में जंगली जानवरों के नुकसान से बचने के लिए कई किसान नींबू की खेती की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। नींबू की खेती में किसान की लागत कम रहती है और सबसे अधिक लाभ ये होता है कि जंगली जानवर इस फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। तो आइए देखते हैं एक ऐसे एयरफोर्स रिटायर्ड सैनिक की कहानी जिसने नींबू की खेती से पूरे गांव को एक नई पहचान दे दी है। पेश है ये खास रिपोर्ट। उत्तर भारत में नींबू की खेती का दायरा बढ़ रहा है। अब उत्तर प्रदेश के भी कई किसान नींबू की खेती करके मुनाफा कमा रहे हैं। एक ऐसे ही किसान हैं जनपद फतेहपुर के छोटे से गांव बाबूपुर निवासी सत्येंद्र पटेल। सत्येंद्र एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से नींबू की बागवानी शुरू की। सत्येंद्र आज नींबू की खेती करके बाकी दूसरी फसलों से ज्यादा लाभ ले रहे हैं। मैंने एयरफोर्स की सर्विस करी हुई है। एयरफोर्स से रिटायरमेंट लेकर के फिर बागवानी की तरफ खास तौर पे ध्यान दिया। बागवानी की जहाँ तक बात आती है, बागवानी का ओरिएंटेशन इसलिए भी आया हमारे दिमाग में क्योंकि अपनी अर्निंग के साथ साथ इन्वायरमेंट क्लीनिंग पे भी हमारा थीम था कि हम अपने पर्यावरण को भी जो है संतुलित करके चलें और उसके साथ साथ अपनी आमदनी भी करें। बागवानी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि हम लगभग अपनी बेसिक क्रॉप्स के बराबर जो है हम लोग अर्निंग पा लेते हैं और उसके साथ साथ जो है हम इंटर क्रॉप्स भी ले लेते हैं। इंटर क्रॉप्स में हमारी एडिशनल ऐड हो जाती है और इन्वायरमेंट क्लीनिंग भी उसके साथ साथ जो है जुड़ती है। हालांकि शुरुआत में उन्हें काफी दिक्कतें आई, पर फसलों की विभिन्न माध्यमों से जानकारी लेते हुए सत्येंद्र आज नींबू की फसल से अच्छी पैदावार कर रहे हैं। सत्येंद्र का मानना है कि अगर खेती थोड़ी समझ के साथ की जाए और आधुनिकता को उसमें शामिल किया जाए तो इससे अच्छा उद्योग और कोई नहीं हो सकता। लगभग 2 हेक्टेयर में है हमारा बाग और हम पूर्णतया गोबर की खाद ही प्रयोग करते हैं। हमने वो केंचुआ भी पाल रखा है, उससे जो वर्मिंग कंपोस्ट है वो तैयार करते हैं। और साथ में अब हमारा वृक्ष काफ़ी डेवलपमेंट है और लोग देखते भी हैं। नींबू का बाग वैसे काफ़ी हद तक ठीक भी है क्योंकि वर्ष में लगभग 2 बार ये फसल देता है, एक बार अधिक मात्रा में इस सीजन वाली और जाड़े में भी फलता है। ये किसान बागवानी में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करता बल्कि वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। यही वजह है कि जैविक खाद की वजह से सत्येंद्र के खेत के नींबू का रंग और गुणवत्ता
बाकी नींबुओं से अलग है और इसका फायदा उन्हें अधिक कीमत के रूप में मिलता है। उद्यान विभाग के द्वारा विभिन्न मदों के माध्यम से मदद भी की जा रही है ताकि किसान कृषि में ही आत्मनिर्भर बन सके। नींबू की बाग लगवाता है और इसके पौधे की जो लागत होती है वो दिया जाता है। इसके अलावा लगभग 2500 रुपये उनको दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष भी उसके विभिन्न मदों में सिंचाई और खाद और जैविक उर्वरक के मदों में दिया जाता है। 3 साल में अमूमन पौधों में फल आ जाते हैं और उससे जो है किसान की आमदनी अपने आप बढ़ने लगती है। तो जब तक किसान की आमदनी नहीं है तब तक भारत सरकार और राज्य सरकारों ने मिल करके अनुदान की व्यवस्था कराई है, वो दिया जाता है उद्यान विभाग द्वारा। इस किसान की शुरुआत आज गांव के कई किसानों को नींबू की खेती के लिए आकर्षित कर रही है और लोग बागवानी की तरफ भी प्रेरित हो रहे हैं। फतेहपुर से संदीप श्रीवास्तव के साथ संतोष चौधरी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग और उसके निर्माण से जुड़ी खबर को लेकर। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 8 जनवरी को शुरू हुए पिछले सप्ताह के दौरान 534 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया था। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक रिकॉर्ड बनाया है और ये रिकॉर्ड ये है कि 8 जनवरी को शुरू हुए पिछले सप्ताह के दौरान 534 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का अब तक रिकॉर्ड निर्माण कराया जा चुका है। चालू वित्त वर्ष 2020-21 में अप्रैल 2020 से लेकर 15 जनवरी 2021 के दौरान 8169 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का अब तक निर्माण किया जा चुका है। इसके साथ साथ इसी अवधि में मंत्रालय द्वारा प्रतिदिन लगभग 28.16 किलोमीटर की गति से राजमार्गों का निर्माण किया गया और तब यह रिकॉर्ड बना है। मंत्रालय को उम्मीद है कि इसी गति से के साथ वह 31 मार्च तक 11,000 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लक्ष्य को पार करने में सक्षम हो जाएगा। इसके साथ साथ मंत्रालय ने इस अवधि यानी कि अप्रैल 2020 से 15 जनवरी 2021 के दौरान 7,597 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान की थी। इस वित्तीय वर्ष में मंजूरी देने की गति भी दोगुनी से अधिक की गई और यही तब जाकर ये रिकॉर्ड बन पाया है। मंत्रालय ने निर्माण की गति बढ़ाने के लिए ढेर सारी नई पहल की है, जिसका नतीजा ये है कि एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक रिकॉर्ड बनाया और रिकॉर्ड ये है कि तेज गति से सड़कों का निर्माण हुआ है, राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है। और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देश के पिछड़े इलाकों में ड्राइविंग स्कूल खोलने पर पहल करने से जहां एक ओर दुर्घटनाओं में कमी आएगी, वहीं देश में करीब 22 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। गौरतलब है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए 18 जनवरी से 17 फरवरी तक लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने की योजना बनाई है। मरने वाले कम से कम 100 लोगों की जान हमने बचाने का काम डॉक्टर विकास महात्मे जी ने किया और कम से कम 50% एक्सीडेंट्स भी कम हो गए। हमारे देश में 22 लाख ड्राइवरों की कमी है और हमारे यहाँ विशेष रूप से ट्राइबल बैकवर्ड एरिया में रोजगार का भी समस्या है। ये ड्राइविंग स्कूल खोलने की हमारी इच्छा है और इससे कम से कम 22 लाख लोगों को तो रोजगार भी मिलेगा और अगर इनको अच्छा ट्रेन करेंगे तो निश्चित रूप से लोगों की जान भी बचेगी। और मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है, जहां उनकी आय तो बढ़ाई जा ही रही, इसके साथ साथ उनका स्वास्थ्य, उनके जो चिकित्सीय सुविधा है उसको भी बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, किसानों के लिए प्रदेश की कृषि मंडियों में खोले जाएंगे किसान क्लिनिक, यानी उन्हें चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। किसानों को बेहतर और अच्छा इलाज मिले, सरकार प्रदेश भर के मंडियों में किसान क्लिनिक खोलेगी, जहां पर किसान अपना इलाज भी करा सकता है। किसान क्लिनिक में किसानों का जो है इलाज जो है वो बिल्कुल मुफ्त किया जाएगा, निःशुल्क किया जाएगा, किसी प्रकार की राशि नहीं ली जाएगी। किसान क्लिनिक में बाजार की तुलना में 50% कम दाम पर जो दवाइयां हैं वो किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला है। जल्द ही किसान क्लिनिक में डॉक्टरों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा ताकि किसानों को राहत पहुंचाई जा सके। मध्य प्रदेश में इस तरह की आदर्श मंडी की शुरुआत अभी हरदा जिले से की जा रही है। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगामी केंद्रीय बजट 2021-22 के संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता करेंगी। बजट 2021 मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट होगा, जो संभवतः 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। तो किसान समाचार में आज बस इतना ही। नमस्कार।